नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया। आरबीआई ने फिनटेक क्षेत्र हेतु स्व विनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की नई विधि विकसित की गई। S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया। WHO ने हुकिंग दी नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम ने विश्व व्यापार में व्यवधानों के बीच लचीलेपन की जरूरत को रेखांकित किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया। आइए अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में जानते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस IIT मद्रास का स्टार्टअप है। इस रॉकेट का नाम अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर यानी SORTED है। यह सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित भारत की पहली रॉकेट लॉन्च फ्लाइट है। इसे 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस परीक्षण उड़ान के उद्देश्य हैं इन हाउस और घरेलू तकनीकों का प्रदर्शन करना, उड़ान से संबंधित डेटा एकत्र करना और अग्निकुल के ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान यानी अग्निबाण के लिए सिस्टम की सर्वोच्च कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और अग्निबाण रॉकेट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अग्निबाण 2 चरणों वाला रॉकेट है। ये 30 से लेकर 300 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। ये कम और उच्च कक्षीय झुकाव में सैटेलाइट्स को स्थापित करने में सक्षम है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसे 10 से अधिक लॉन्च पोर्ट से प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित लॉन्च पैड धनुष से प्रक्षेपित किया गया है। यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पहला लॉन्च पैड है। यह रॉकेट अग्निलैट नामक सेमी क्रायोजेनिक इंजन यानी SCE से संचालित है। यह इंजन तरल ऑक्सीजन यानी LOX और केरोसिन प्रणोदकों का उपयोग करता है। जहां क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन को अति निम्न तापमान पर भंडारित करना पड़ता है, वहीं सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तुलनात्मक रूप से उच्च तापमान पर ईंधन को भंडारित किया जा सकता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन की हैंडलिंग और स्टोरेज आसान है तथा ये उच्च प्रदर्शन भी करता है। क्रायोजेनिक इंजन अति निम्न तापमान पर ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसरो अपने प्रक्षेपण यान मार्क 3 तथा भविष्य के प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली विकसित कर रहा है। खबर के आखिर में भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। सैटेलाइट्स ग्राउंड सेगमेंट और यूजर्स सेगमेंट के लिए घटकों एवं प्रणालियों या उप प्रणालियों जैसी अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 में कहा गया है कि निजी क्षेत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण वैल्यू चेन में एक महत्वपूर्ण हितधारक है और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। आरबीआई ने फिनटेक क्षेत्र हेतु स्व विनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए फ्रेमवर्क यानी SROFT फ्रेमवर्क जारी किया। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऐसी संस्थाएं हैं जो उपभोक्ताओं को वित्तीय उत्पादों की डिलीवरी के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करती हैं। इसके अलावा वे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी में विनियामक कानूनों के अनुपालन में मदद भी करती हैं। फिनटेक ने समय की बचत करके वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ाकर और लागत को कम करके वित्तीय सेवाओं का विस्तार किया है। हालांकि उनकी गतिविधियों से ग्राहकों की सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताएं भी उत्पन्न हुई हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने SROFT फ्रेमवर्क जारी किया है। चलिए सबसे पहले स्व विनियामक संगठन यानी SRO के बारे में समझते हैं। SRO यानी स्व विनियामक संगठन उद्योग समूह द्वारा स्वयं से स्थापित इकाई होती है। यह संगठन अपने सदस्यों के लिए विनियामकीय मानक तैयार करने और उन्हें लागू करने, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने तथा बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। खबर में आगे बढ़ते हैं और SROFT फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।
SROFT को प्रतिनिधि संरचना के आधार पर गठित किया जाएगा। इससे ये अपने सदस्यों की सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेगा। SROFT किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त होगा। यह RBI से मंजूरी के बिना विदेशों में इकाइयां या कार्यालय स्थापित नहीं करेगा। SROFT को यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। ऐसे मामले या तो स्वयं उसके संज्ञान में आ सकते हैं अथवा RBI या किसी अन्य हितधारक द्वारा इसे भेजा जा सकता है। यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं धोखाधड़ी, अनुचित व्यवहार, अनधिकृत लेन देन आदि। SROFT भारत में स्थित या पंजीकृत इकाई होनी चाहिए। साथ ही भारत में पंजीकृत SROFT में भारत के बाहर के फिनटेक भी सदस्य बन सकते हैं। चलिए अंत में ये जान लेते हैं कि SROFT की आवश्यकता क्यों है। यह उद्योग मानकों और सर्वोत्तम कार्य संस्कृतियों या बेस्ट प्रैक्टिसेस का पालन करने में सहायक है। कोई सरकारी विनियमन नहीं होने की स्थिति में भी यह जिम्मेदारी पूर्ण आचरण करने के लिए फिनटेक को सशक्त बनाएगा। यह चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए सहयोग करने में मदद करेगा। ये ऐसा परिवेश निर्मित करेगा जहां नवाचार को बढ़ावा मिले। यह तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और बाजार में हो रहे नित्य परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करेगा। यह फिनटेक संस्थाओं के बीच स्वयं के अनुशासन और उच्च स्तर के आंतरिक गवर्नेंस को अपनाने में मदद करेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की नई विधि विकसित की गई। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc के शोधकर्ताओं ने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है। खबर की शुरुआत में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट DNA यानी rDNA द्वारा एनकोड किए गए, संशोधित या हेरफेर किए गए प्रोटीन होते हैं। इनका उपयोग प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाने, जीन अनुक्रमों को संशोधित करने और उपयोगी वाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। rDNA कृत्रिम रूप से बनाया गया DNA स्ट्रैंड है। ये 2 या 2 से अधिक DNA अणुओं के संयोजन से बनता है। rDNA तकनीक का उपयोग अलग अलग प्रजातियों के DNA को संयोजित करने या स्थानांतरित करने या नए कार्यों वाले जीन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन पर भी एक नजर डालते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का व्यापक पैमाने पर उत्पादन बड़े बायोरिएक्टर में बैक्टीरिया, वायरस या स्तनधारी जीवों की संशोधित कोशिकाओं को विकसित करके किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में शामिल है वैक्सीन एंटीजन, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आदि। इस प्रोटीन के उत्पादन में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सूक्ष्मजीवी यीस्ट पिचिया पास्टोरिस है। इसे अब कोमा गाटेला फाफी भी कहा जाता है। यह रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उत्पादन के लिए मेथनॉल का उपयोग करता है। हालांकि मेथनॉल अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक होता है। इसके लिए सख्त सुरक्षा सावधानियों की आवश्यकता होती है। इस कारण शोधकर्ताओं ने अब तक वैकल्पिक सुरक्षित उत्पादन प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रक्रिया मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक एक सामान्य खाद्य योजक यानी फूड एडिटिव पर निर्भर करती है। एस्चेरिकिया कोलाई या ई कोलाई के आनुवंशिकी लक्षणों के बारे में अच्छी तरह से पता होने, उसके तेजी से विकास करने और उच्च उत्पादन करने जैसे गुणों के कारण रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उत्पादन के लिए पसंदीदा सूक्ष्मजीवों में से एक है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के उपयोग हैं बायोथेराप्यूटिक्स का उत्पादन करना, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आदि। वेक्टर टीकों का विकास करना, इन्हें पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इनमें जीवित रोगजनक नहीं होते हैं। कृषि क्षेत्र में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास, पशु आहार, पोषण में वृद्धि आदि के लिए उपयोग करना और पर्यावरण के क्षेत्र में जैवोपचार की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण में प्रदूषकों को विखंडित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव किया। क्रेडिट रेटिंग फर्म स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P ग्लोबल ने भारत के क्रेडिट आउटलुक को बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। हालांकि विदेशी एवं स्थानीय मुद्रा के लिए भारत की रेटिंग को लंबी अवधि के लिए BBB और अल्पकाल के लिए A3 पर बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि ये रेटिंग्स अनसॉलिसिटेड हैं। इसका अर्थ है कि S&P ने रेटिंग स्वयं से की है और इसके लिए भारत सरकार की ओर से आग्रह नहीं किया गया था। आपको बता दें, भारत के क्रेडिट आउटलुक में पॉजिटिव बदलाव कुछ कारणों की वजह से हुए हैं, जैसे कि भारत की आर्थिक गतिविधियों का मजबूत विस्तार,
आर्थिक सुधारों और राजकोषीय नीतियों का व्यापक तौर पर जारी रहना, राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयासों को प्राथमिकता देना और सरकारी व्यय का सही उपयोग करना या उत्पादन बढ़ाने में लगाना इत्यादि। चलिए अब सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह रेटिंग दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। इसमें संबंधित देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग करने वाली संस्थाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 रेटिंग एजेंसियों यानी S&P, मूडीज और फिच का वर्चस्व है। चलिए अब सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का महत्व जान लेते हैं। पहला है कम ब्याज पर ऋण मिलना। किसी देश की उच्च क्रेडिट रेटिंग का अर्थ है कि उसे ऋण देने में कम जोखिम है। इससे उस देश को कम ब्याज दरों पर ऋण मिल जाता है। दूसरा है पूंजी बाजारों तक पहुंच। उच्च क्रेडिट रेटिंग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच आसान हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशक उन्हें अधिक क्रेडिट वर्दी यानी ऋण के मामले में विश्वास करने योग्य मानते हैं और उन्हें उधार देने में हिचकिचाते नहीं हैं। तीसरा है बेहतर नीति निर्माण को बढ़ावा मिलना। क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए सरकारें अक्सर विवेकपूर्ण राजकोषीय और आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से जुड़ी चिंताएं जानते हैं। पहली है रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव रहता है। दूसरी है क्रेडिट रेटिंग करते समय देश की मजबूत आर्थिक बुनियादों या संकेतकों की उपेक्षा की जाती है। इन बुनियादों के आधार पर ऋण भुगतान करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों का आकलन नहीं किया जाता है। इन पर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। चलिए खबर के अंत में भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मुख्य रूप से सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। हालांकि RBI, IRDAI और PFRDA जैसी कुछ अन्य विनियामक एजेंसियां भी अपने अधिकार क्षेत्र वाले विषयों में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कुछ पहलुओं को विनियमित करती हैं। सेबी विनियम 1999 के अनुसार रेटिंग एजेंसियों के लिए उनके रेटिंग मानदंड, रेटिंग प्रक्रिया, डिफॉल्ट मान्यता नीति तथा हितों के टकराव से निपटने के लिए दिशा निर्देशों का खुलासा करना जरूरी है। सेबी में पंजीकृत भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं क्रिसिल, ICRA आदि। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। WHO ने हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी STOP ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस रिपोर्ट को 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। STOP विश्व में तंबाकू उद्योग पर नजर रखने वाली संस्था है। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर पर 13 से 15 वर्ष की आयु के अनुमानित 37 मिलियन बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। 15 से 30 वर्ष की आयु के 85% युवा अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विज्ञापनों को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैटरी से चलने वाला एक उपकरण है। ये उपकरण निकोटीन युक्त घोल को गर्म करके एरोसोल बनाता है। निकोटीन ही ई सिगरेट में मौजूद मादक या नशीला पदार्थ होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तंबाकू उद्योग युवाओं को क्यों लक्षित कर रहा है। सिगरेट का सेवन करने वाले नए युवा हमेशा उपलब्ध होते रहते हैं। इससे सिगरेट कंपनियों को हमेशा मुनाफा मिलता रहता है। धूम्रपान के दुष्परिणामों के बारे में समझ की कमी और संगत के प्रभाव के कारण वे आसानी से तंबाकू सेवन के आदी हो जाते हैं। युवाओं को लक्षित करने के लिए तंबाकू उद्योग द्वारा कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। ई सिगरेट्स, हीटेड तंबाकू उत्पाद, निकोटीन पाउचेस जैसे नए उत्पाद बाजार में जारी करना, डिस्पोजेबल ई सिगरेट की कीमतें कम करना, बाय वन गेट वन फ्री प्रचार रणनीति का इस्तेमाल करना और गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल स्पेस में मार्केटिंग करना आदि। तंबाकू के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए कुछ पहले भी शुरू की गई है। भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 लागू किए गए हैं आदि। और वैश्विक स्तर पर तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 अपनाया गया है। साथ ही WHO द्वारा M-Power पहल शुरू की गई है आदि। M-Power की बात करें तो यहाँ M का अर्थ है मॉनिटर,
यानी तंबाकू के इस्तेमाल पर निगरानी और रोकथाम संबंधी नीतियां बनाना। पी का अर्थ है प्रोटेक्ट, यानी तंबाकू के धुएं से लोगों को बचाना। ओ का अर्थ है ऑफर, यानी तंबाकू का इस्तेमाल बंद करने के लिए मदद की पेशकश करना। डब्ल्यू का अर्थ है वार्न, यानी तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना। ई का अर्थ है एनफोर्स, यानी तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार, प्रसार और स्पॉन्सरशिप को निषिद्ध करना। और आर का अर्थ है रेंज, यानी तंबाकू पर करों में वृद्धि करना। खबर के आखिर में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय रोग, फेफड़ों के विकार, कैंसर आदि के जोखिम के कारण हर साल 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। और WHO के अनुसार धूम्रपान से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को स्वास्थ्य सेवा व्यय और उत्पादकता में कमी के कारण सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान भी होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम यानी UNGSCF ने विश्व व्यापार में व्यवधानों के बीच लचीलेपन की जरूरत को रेखांकित किया। UNGSCF के प्रथम संस्करण का आयोजन UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने किया था। इसका आयोजन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ते व्यवधानों का समाधान करने के लिए किया गया था। आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस से तात्पर्य आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की व्यवधानों का सामना करने की क्षमता तथा राजस्व, लागत और उपभोक्ताओं पर इन व्यवधानों के प्रभावों को कम करने की इसकी दक्षता से है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जानते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन। हाल ही में जलवायु जनित सूखे ने पनामा नहर में व्यापार को बाधित किया था। दूसरा है भू राजनीतिक तनाव। लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के कारण लाल सागर से और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होने वाले व्यापार में व्यवधान पैदा हुआ है। और आखिर में है एक दूसरे पर निर्भरता और व्यवधान। आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्राकृतिक आपदाओं, महामारी जैसे विविध प्रकार के व्यवधानों का खतरा बना रहता है। जटिल आपूर्ति श्रृंखला की वजह से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है, जहां एक जगह पर व्यवधान पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया था। मुद्दों के बाद आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर की गई पहले जान लेते हैं। पहला है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल। यह पहल 2021 में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने शुरू की थी। दूसरी है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF। IPEF के 4 स्तंभ हैं। ये हैं, पहला है व्यापार, दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा है स्वच्छ अर्थव्यवस्था और चौथा है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। भारत IPEF के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया है, लेकिन व्यापार स्तंभ से बाहर है। अब भारत द्वारा आरंभ की गई पहले जान लेते हैं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विस्तार और मजबूती। इसके लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 आदि जारी किए गए हैं। दूसरा है विनिर्माण को बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत पहल शुरू की गई है। प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया गया है आदि। खबर के अंत में UNGSCF के मुख्य परिणामों पर एक नजर डाल लेते हैं। इंटरमॉडल, निम्न कार्बन, दक्ष एवं लचीले माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने और सामाजिक आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए माल परिवहन के तरीकों में बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दूसरा है लचीलेपन के लिए डिजिटल समाधान। व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो विकसित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। UNCTAD व्यापार और परिवहन डेटा सेट लॉन्च किया गया। इसे वैश्विक व्यापार की दशा और दिशा को बेहतर ढंग से समझने एवं सुविधाजनक बनाने में योगदान देने के लिए विश्व बैंक के साथ विकसित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है मालडोवा। इसकी राजधानी है किसिनो। आपको बता दें कि रूसी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका ने मालडोवा को $135 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। चलिए इस देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। ये एक भू आबद्ध देश है। यह यूरोप के बाल्कन क्षेत्र के उत्तर पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन तथा पश्चिम में रोमानिया अवस्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका सबसे ऊंचा स्थान माउंट बालानेस्ती है। इसकी प्रमुख नदियां निस्तर, प्रट आदि हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो मध्यम सर्दियां और उष्ण ग्रीष्मकाल होता है। यहाँ लिग्नाइट, फॉस्फोराइट्स, जिप्सम, चूना पत्थर आदि प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं।
बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंडेक्स निफ्टी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारत का पहला इंडेक्स यानी निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में कौशल विकास एवं आजीवन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का एक प्रमुख पहलू स्किल इंडिया डिजिटल हब का कार्यान्वयन है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार साल 2023-24 में भारत में 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हुआ था। ये 2022-23 के 71.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम है। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में रेड फ्लैग अभ्यास में भाग लिया। ये एक बहुराष्ट्रीय एयर कॉम्बैट अभ्यास है। इसे वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करके एक व्यापक लर्निंग परिवेश बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया यानी TFCA शिखर सम्मेलन जाम्बिया में आयोजित किया जा रहा है। डायड्रोमस मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिए नामित समुद्री संरक्षित क्षेत्र उनके मूल पर्यावासों के अनुरूप नहीं है। ये अपने जीव चक्र के अलग अलग चरणों में लवणीय और ताजे जल के वातावरण के बीच नियमित प्रवास करती रहती हैं, उदाहरण के लिए बुल शार्क आदि। एक नवीन अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण गैंडों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसा इस कारण हुआ है क्योंकि बढ़ती गर्मी उनके लिए घातक सिद्ध होती जा रही है। पारंपरिक शिल्प बेला ब्लॉक प्रिंटिंग के सामने लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर में कोई भी युवा इस कला को सीखना नहीं चाहता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।